गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपकी इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसका नाम तो आप जानते हैं, क्या नाम है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हर बार की तरह आज बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया या नहीं किया, लेकिन आप लाइक कर रहे हैं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। हमने अध्याय 1 जो है शुरू कर दिया है और आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये बता दूं कि ये अध्याय का नाम है इंडे मनके तथा अस्थियां। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता, हमारी जो महान सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे ये संबंधित है। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन, मतलब सोशल लाइफ कैसी थी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं, पढ़ना भूल गए थे, उनके बारे में सबसे पहले जल्दी से हम पढ़ लेते थे कि जो सिंधुवासी थे वो कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे, कौन कौन सी चीज़ों को लिए, क्योंकि यह एक नगरीय व्यवस्था थी। जब नगर होता था वहाँ क्या होता है कि एक श्रम विभाजन होता है। कोई भी आदमी जो है सारी चीज़ें खुद नहीं बनाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लानी पड़ती है रॉ मटेरियल के जरिए, और फिर वो चीज़ें तैयार होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कपड़ा बनाना है तो क्या चाहिए आपके लिए? कपास। तो कपास जो कच्चा मटेरियल आता था वो कहाँ से आता था? क्योंकि वो खास ही जगह पर होता था, सभी जगह तो कपास उगती नहीं है। तो ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से आती थी। पहले देखिए, मिट्टी जो है, मृद भांड जो मिट्टी के बनते थे, या मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनती थी, खिलौने बनते थे, ईंटें जो पक्की ईंटें मिली हैं, देखेंगे आप, जो इस तरह से इमेजिनरी बनाई है, लेकिन ईंटें जो है बनती थी, एक निश्चित उनका आकार होता था। तो ये जो है इसके लिए एक खास तरह की मिट्टी चाहिए होती है। ऐसे ही नहीं कि कहीं से मिट्टी उठाई या बन गया। तो एक खास तरह की मिट्टी का इस्तेमाल वो करते थे। और वो मिट्टी कहाँ से थी? देखिए, पाकिस्तान का चौलिस्तान है और हरियाणा में जो बनावली मिला है नगर, यहाँ की मिट्टी जो है, इन की मिट्टी से ये चीज़ें जो है बनती थी। ठीक है। फिर दूसरा आता है शंख से बनी हुई वस्तुएं, जैसे कि चूड़ियाँ थी, यकृतियाँ या फिर पचिकारी थी। ये नागेश्वर और बालाकोट, याद रखना, नागेश्वर और बालाकोट से। फिर तीसरा आता है कपास। कहाँ उगती थी भाई? लोथल, रंगपुर और धौलावीरा। लोथल, रंगपुर और धौलावीरा से जो है कपास जो के साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ ये उगाई जाती है, रॉ मटेरियल वहाँ से आता था। फिर दूसरे नगरों में चला जाता था। मतलब अगर जरूरी नहीं है कि कारखाने जो है या जो बनाने के जो संसाधन थे वो बड़े नगरों में थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बनाए जाते होंगे, लेकिन जो कपास आता था वो कहाँ से आता था? लोथल, रंगपुर और धौलावीरा से। हम सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। चौथा था देवदार की लकड़ी और शिलाजीत। ये आज भी कश्मीर से ही मंगवाई जाती है और जगह भी, लेकिन खास तरह की जो चीज़ें हैं वो शिलाजीत है या फिर देवदार, वो कश्मीर। फिर आता है संगमरमर तथा तांबा। ये दो जो धातुएं थी ये राजस्थान से, और सोना जो है दक्षिण भारत। देखिए, आज भी दक्षिण भारत में ही मिलता है और उस समय भी दक्षिण भारत में ही। नीले रंग के बहुमूल्य पत्थर, देखिए बहुत सारे रंगों के जो है पत्थर उस समय होते थे, क्योंकि आपने सुना है कि चौहनदड़ो, सुना नहीं, आपने पिछली उसमें पढ़ा कि चौहनदड़ो में किसके कारखाने थे? यस, मन के बनाने के कारखाने भी थे। तो मन के किससे? जो पत्थर विभिन्न कलर के होते थे उनसे मन के तैयार किए जाते। तो जो नीले रंग का जो बहुमूल्य पत्थर था वो कहाँ से आता था? सुरतुघई, जो अफगानिस्तान में है अब, वहाँ से ये मिलते थे। फिर तांबा, जो अधिक मात्रा में जो तांबा आता था वो ज़्यादातर मगान, एक जगह का नाम आता है। ये मगान जो है आज का ओमान देश है, याद रखना, ओमान देश, अरब देश है ओमान, तो वहाँ से ये आते थे। आठवां है सेलखड़ी। देखिए, सेलखड़ी पत्थर से क्या बनता था? उस समय की जो मोहरें भी जो है सेलखड़ी से, पत्थर से बनती, बहुत सी मूर्तियाँ जो है सेलखड़ी से बनाई जाती थी। तो ये सेलखड़ी पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट था उनकी लाइफ में। तो ये दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से ये प्राप्त होता था। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये जीके के प्रश्न भी हैं। अब आता है, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सामाजिक जीवन। तो शुरुआत करते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहले सामाजिक जीवन जो है, खोज से जो अवशेष भी मिले हैं उसकी बात मैं पिछले उसमें भी कर चुका था कि जितना भी नॉलेज है, जो खोज में मिले जो अवशेष हैं, चाहे वो मृद भांड थे या कोई भी चीज़ें जो मिली है, उनके आधार पर यह मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो, याद रखना, प्रगतिशील और समृद्ध था। प्रगतिशील और समृद्ध, बिल्कुल फ्लोरिश था, बड़ा विकास हुआ, शीघ्रता से विकास की अर्थव्यवस्था ने, और ये समृद्ध था, रिच आदमी वहाँ रहा करते थे। तो ये अपने आप में, और हम बात कर रहे हैं केवल कल की बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात नहीं, ये आज से 5000 वर्ष पूर्व, और कईयों ने तो 8000 तक की संख्या जो देखी, इतने पुरानी ये सभ्यता ही। तो सोचिए उस समय लोग जो है वो इतने समृद्ध थे। पता कर लेते हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले परिवार कैसे थे, परिवार फैमिली कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समय में जो परिवार थे वो अधिकतर ये विद्वान मानते हैं कि वो संयुक्त परिवार थी। अलग चीज़ है कि सभी विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन अगर कहें
जो देखा गया, जैसे कि भवन देखे जाते हैं कि विशाल भवन उस समय हुआ करते थे, तो जिससे अनुमान लगाते हैं कि विशाल भवन ज़्यादा परिवार के सदस्यों के लिए बने होंगे, तो इसलिए ये अनुमानतः किया जाता है कि ज़्यादातर जो है संयुक्त परिवार जो उस समय हुआ करते थे। फिर यहाँ से जो बहुत संख्या में स्त्रियों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, अधिकतर स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि स्त्री उनके समाज में इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट अदा करती होंगी, और संभवतः इसीलिए जो है ये भी कहा जा सकता है कि ये मातृत्वात्मक जो है वो समाज होगा। इसलिए मातृ की, देखिए कोई भी चीज़ें जो है जो प्रभाव रखने वाले, अगर मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ, देखिए अगर आप मीडिया खोल के देखें तो आपको मोदी साहब की जो पिक्चर्स हैं बहुत आपको मिलेंगी बजाय पिछले प्रधानमंत्री की। वजह क्या है? क्योंकि जो प्रचलित होता है उसको ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है। तो उस समय अगर स्त्रियों की मूर्तियाँ ज़्यादा बन रही थी तो कहीं कहीं स्त्रियों का प्रभुत्व उस समाज में ज़्यादा था, ठीक है। इसलिए जो समाज था वो कैसा था? मातृत्वात्मक, जिसमें माता जो है प्रधान होती थी और वो मुखिया होती थी और उसकी बात मानना सभी के लिए स्वीकार्य होती थी। क्लियर है? तो इसे कहेंगे, तो दो चीज़ों से ही क्लियर होगा, एक तो जो है संयुक्त परिवार और दूसरा जो है मातृत्वात्मक, और आप अपने आप जो है लिख सकते हैं। तो ये याद करने का तरीका इतिहास को। फिर दूसरा आता है वह है सामाजिक वर्गीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि इसके संबंध में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी। देखिए मैं इसलिए विद्वानों ने इसलिए कहे ये शब्द कहे क्योंकि जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका है अब तक, तो इसलिए संभवतः इसमें यह अनुमानित है सारा का सारा नॉलेज। तो संभवतः कुछ समय का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। उस समय का जो समाज था वो कैसा था? 3 वर्गों में विभाजित। देखिए 3 वर्गों में विभाजित किस प्रकार से कि जो मकान बने हैं कुछ बहुत बड़े बने हैं, कुछ बहुत छोटे बने हैं। तो संभवतः कुछ रिच होंगे जो शासक वर्ग और धनी वर्ग। अगर हमें शासक की बात करूँ तो राजनीतिक तौर पर अभी ये नहीं मिला है कि कोई राजा वहाँ पर प्रधान हुआ करता था, कोई प्रधानता को कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक वर्ग तो होगा जो अमीर होगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई जो है दुर्ग के अंदर बहुत बड़ा महल मिला तो इसका मतलब बहुत बड़ा मकान मिला, तो एक धनी वर्ग भी उसमें हुआ करता होगा। तो शासक और धनी वर्ग पहला वर्ग, मध्यम वर्ग दूसरा वर्ग और निम्न वर्ग तीसरा वर्ग, क्योंकि जब भी नगर बनते हैं तो ये तीनों ही तरह के लोग जो है शामिल होते हैं। और याद रखिए ये जो वर्गीकरण है किसके आधार पर है? ये जाति के आधार पर नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था के आधार पर है, उसके पैसे के आधार पर है। तो 3 तरह का वर्ग था, शासक और धनी वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। जो शासक वर्ग था ऑब्वियसली शासक वर्ग कैसा था? बड़ा सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करता था, उसे धन की कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कमी नहीं थी। और जो निम्न वर्ग था वो काफ़ी निर्धन था और संभवतः उसकी जो दशा थी वो संतोषजनक नहीं थी। याद रखना ये शब्द, संतोषजनक नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं थी। ये कहो कि 50-50 बोल सकते हैं, लेकिन ये कहे कि बिल्कुल अच्छी थी वैसा नहीं था, संतोषजनक नहीं थी, मतलब थोड़ा उसकी स्थिति खराब थी। जैसे कि एक पिक्चर में हम बता सकते हैं कि इस तरह का झोंपड़े में रहने वाला वो व्यक्ति था। तो ये पढ़ा हमने सामाजिक वर्गीकरण के बारे में। अब तीसरी जो विशेषता है वो है भोजन के बारे में, फूड के बारे में, कि किस तरह का भोजन वो लेते थे। देखिए हाँ, ये सारी खोज में जब अनाज के जले हुए दाने मिले या बीज मिले तो उसके आधार पर जो है उनके खाने की आदतों का भी पता चला। विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज उनको मिला वो था गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। तो इसका मतलब इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे अपने जीवन में, ठीक है, उगाते भी थे और इनको वो भोजन के तरह इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा गुजरात में जो है बाजरा, जो आज भी वहाँ पर मिलता है, तो बाजरा का देखिए अपनी जो मिट्टी है उसमें एक तरह की विशेषता होती है और उस विशेषता के अनुसार ही वो अनाज जो है वहाँ पर उगते हैं। तो ये गुजरात में बाजरा, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें चावल के दाने की बात करें तो वो कहते हैं बहुत कम मिले हैं। इसका मतलब बहुत कम खेती जो है चावल की उस समय होती होगी। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस और सूअर, इनकी हड्डियाँ भी मिली हैं। तो संभवतः इनके पालते भी होंगे, अगर पालते भी नहीं। देखिए इसके अलावा भी और हड्डियां जो है वो वहाँ से प्राप्त हुई है, जैसे कि जो जंगली जानवर होते थे, हिरन थे या घड़ियाल थे, इनकी हड्डियां भी मिली हैं। तो संभवतः है इनको या तो पाला जाता होगा या मार कर लाया जाता होगा, या फिर जो मारने वाले थे वो उनको बेचते होंगे और वहाँ से उनको उनके घरों के पास हड्डियाँ वो इस वजह से मिली हैं। तो इससे अनुमान हम भोजन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों तरह का भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी। क्लियर है? हाँ, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन वो करते थे। ये होगी तीसरी विशेषता। अब चौथी जो विशेषता ही वो है, पढ़ लेते हैं उनके ड्रेस के बारे में, उसके वस्त्र कैसे होते थे। देखिए
खुदाई से जो मिली जो मूर्तियां हैं उनकी उनके अगर ये देखेंगे आप मूर्ति जो है, तो इस मूर्ति से ही बहुत कुछ आपको पता लग जाएगा तो उस समय के लोगों की ड्रेस जो है कैसी थी। ये कहते हैं कि अधिकतर जो लोग थे वो सूती वस्त्र जो है पहनते थे। धनी लोग जो है सूती वस्त्र के अलावा ऊनी जो वस्त्र थे उन्हें भी पहन लेते थे। और इनके जो वस्त्र में स्त्रियों और जो जेंट्स था उनके वस्त्रों में ज़्यादा फर्क नहीं होता था, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता था। स्त्रियां जो है नीचे लहंगा पहनती थी, स्त्रियां नीचे लहंगा पहनती और ऊपरी वाले हिस्से में जो है वो चादर पहनती थी, ठीक है। और जो पुरुष थे वो नीचे जो है धोती पहनते थे और ऊपर जो है चादर ओढ़ते थे, तो ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं था। और उस समय जो है दोनों ही तरह के सादे कपड़े भी और रंगीन कपड़े भी। रंगीन मतलब अमीर आदमी होगा वो रंगीन कपड़े भी पहनेगा, तो सादे मतलब जो गरीब आदमी था वो सादे कपड़े पहनता होगा। इसके अलावा खुदाई में अनेक तकले तथा सुइयां, याद रखना तकले और सुइयां प्राप्त हुई हैं। तो इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि तकले से कहीं ना कहीं उस समय जो है लोग सूत काटते थे और कपड़ों को सिलना भी जानते थे क्योंकि सुइयां मिली है। तो इस प्रकार से ये वस्त्रों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर बात करते हैं पांचवा आभूषण। लेकिन एक चीज़ मैं शायद भूल रहा हूँ, देखिए चादर की बात करते हैं। देखिए यही चादर ऐसे ही इमेजिनरी बनाई गई, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर चादर पे कितनी सुंदर कढ़ाई की गई है। तो लोगों को जो है उस समय कितना जो है वो सुइयों की बात हो रही, तो कितना उसका इस्तेमाल कितने सही तरीके से करते थे लोग, तो इससे पता लग जाता है उनके ड्रेस के बारे में। फिर आता पांचवा आभूषण के बारे में, जो ऑर्नामेंट्स जो पहनते थे वो किस तरह के थे। ये कहता है पुरुष और स्त्री दोनों ही जो है आभूषण पहनने के शौकीन थे। अब मैं फिर से ले जाना चाहता हूँ पीछे आपको। ये देखिए पुरुष की जो है वो मूर्ति मिली है, और अगर आप देखेंगे इसके सर के ऊपर कुछ बंधा हुआ और यहाँ कुछ बना हुआ, तो ये आभूषण था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो पुरुष और जो स्त्रियों की बात हो रही है दोनों ही जो है शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। और शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होता था जहाँ पर वो कोई ना कोई चीज़ जो है पहनते ना थे। ये कहा गया है कि दोनों ही बहुत जो है वो आभूषण पहनने के शौकीन थे। क्या क्या आभूषण हुआ करते थे? हार, चूड़ी, कड़े, अंगूठे, बाजूबंद, नथनी, पांजेब और कानों की बालियां, ये इस तरह के जो है वो उस समय आभूषण थे। और धनी जो लोग थे वो आभूषण उनके होते थे वो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर और हाथी दांत से जो कीमती चीज़ें थे उनके आभूषण जो वो धनी लोग पहना करते थे। और जो गरीब लोग थे उनके आभूषण कैसे होते थे? तांबे तथा हड्डियों के जो सस्ती चीज़ों के होते थे उनके आभूषण वो पहनते थे। लेकिन दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। संभवतः उनके आभूषण इस तरह के होते थे, ठीक है। ये मनके का हुआ या फिर गोल्ड का होगा तो कौन पहनेंगे? अमीर हो गए। तो इस तरह की बात हमने कर लिया। अब बात है हार श्रृंगार की, फैशन की बात कर लेते हैं कि देखिए नगरीय व्यवस्था थी, डेफिनेटली वहाँ फैशन तो होता होगा। आज का फैशन तो नहीं था, लेकिन अपने टाइम का सबसे बढ़िया फैशन उस समय रहा होगा। देखिए कैसे स्त्रियाँ जो है वो लंबे बाल, अगर आप देखेंगे ये डांसिंग गर्ल का जो है आपने देखा, एक चित्र मैंने दिया था जिसमें पीछे की तरफ से भी दिया गया, तो एक बाल बनाने की जो कला थी वो उनमें थी। आप देखेंगे यहाँ भी ये बताने की कोशिश की, हालांकि ये मिली नहीं है, इस तरह की जो है मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन बताने की कोशिश की है कि वो जो है श्रृंगार करने में भी जो उतने ही निपुण थे। अच्छी तरह से स्त्रियों का बाल बनाना, जोड़ा बनाना, चोटी बनाना, ये इसके शौकीन थे। वो बालों को संवारने के लिए दर्पण, देखिए दर्पण जो मिला है, कई दर्पण कहाँ मिला है कि कहीं लेडीज़ को जो है जब मर जाती थी उनको दफनाया गया था, तो दफनाने के साथ ही दर्पण भी रखा गया था। कि दर्पण भी किसी इसका जो कांसे का था, कांसे की जो पतली चादर थी उससे जो है वो दर्पण बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं दर्पण देखने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा क्या मिला? देखिए दर्पण तो मिला, कंघी और विभिन्न प्रकार की पीने जो इस्तेमाल होती हैं अपने बालों में तो प्रयोग करने के लिए, इस प्रकार से श्रृंगार करते होंगे। खुदाई के दौरान जो है तांबे के दर्पण तथा हाथी दांत की कंघियां तथा श्रृंगार दान, देखिए श्रृंगार दान जिसमें चीज़ों का रखा जाता है, अपने श्रृंगार की चीज़ों का रखा जाता है, आज भी इसका इस्तेमाल लेडीज़ करती हैं। तो ऐसा भी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि पुरुषों में दाढ़ी तथा मूंछ रखने का रिवाज था, जैसे कि पीछे वाले पिक्चर्स आपको फिर से याद दिला देगी कि कैसे उनको दाढ़ी रखने का जो है वो शौक था, मूंछ भी रखी जाती थी, और ना भी रखते थे ऐसा भी था। तो इस प्रकार से उनके पुरुषों का हो गया। अब बताए कुछ पुरुष जो थे वो पगड़ी भी पहनते, ऐसा रिवाज भी था। और पुरुष भी अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए काजल का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से ये इनका हार श्रृंगार था। अब बात कर लेते हैं, हाँ यस, डांसिंग गर्ल की बात चलिए। आप देखेंगे जो बात की थी आभूषणों की, जो आपका बाजूबंद, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो कुछ
पहना हुआ है, चूड़ियाँ जिनको बाजूबंद कहते हैं। यहाँ देखिए एक तरह से हार। तो हर जगह कोई ऐसा अंग नहीं मिलेगा जहाँ पर उन्होंने जो है कोई चीज़ ना पहनी हो। फिर आता है सातवां मनोरंजन। वो अम्यूज़मेंट भी उनका होता था, मनोरंजन होता था। वो बहुत आमोद प्रिय थे, खुश रहने वाले लोग थे। अवकाश के क्षणों में जब उनको समय मिलता था तो वो क्या करते, मनोरंजन दो तरह से करते थे। जेंट्स लोग जो है शतरंज खेलते थे और चौपड़ खेलते थे, जिसका यहाँ पर दिया गया है शतरंज और चौपड़। तो इसके अलावा और किस तरह के शौक़ रखते थे, देखिए ये तो अमीरों के शौक़ थे, लेकिन गरीब लोगों के शौक़ और भी थे। शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, पशु पक्षियों को पालना, उनके आपस में लड़ाइयाँ करवाना, ये भी उनके मनोरंजन के साधन थे। और इसके अलावा नृत्य और संगीत में भी वो काफ़ी शौकीन थे। और ढोल मिले हैं, बीणा के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से ये जो उनके वाद्य यंत्र हुआ करते थे उस समय। और बच्चों के लिए जो है उनके मनोरंजन के लिए भी क्या था कि बहुत सारे जो है वो खिलौने मिले, किसे, पशु पक्षी के, मानव आकृतियों के, गाड़ियों के, सीटियाँ या झुंझुने, इनके मॉडल मिले, इनके छोटे छोटे जो है वो खिलौने मिले हैं। तो इस प्रकार से ये जो लोग, ये बच्चे थे, इनका मनोरंजन इन चीज़ों से होता था। ये मनोरंजन के साधन थे। फिर अंतिम बात कर लेते हैं, वो है मृतकों का संस्कार, डिस्पोजल ऑफ द डेड। जब मर जाता था तो किस तरह से जो शवों का संस्कार करते हैं, इस संदर्भ में 3 प्रथाएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने में मिलती है। प्रथम जो विधि थी उसके अनुसार क्या था, सबको पूरी तरह से जला दिया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हर दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष आ ही जाता है क्वेश्चन। तो पहली विधि क्या हुई कि सबको पूरी तरह से जला दिया जाता, जैसे कि अब होता है। जो राख बच जाती थी उसे एक बर्तन में डालकर जो है दबा दिया जाता, जबकि अब क्या है कि उस राख को कहीं पवित्र जगह के ऊपर, जैसे कि संगम जो आपका गंगा नदी है वहाँ पर बहाई जाती है, तो उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, उसको दबा दिया जाता बर्तन में डालकर। फिर दूसरा की विधि क्या है कि पूरे शव को ज़मीन में दफना दिया जाता, पूरी तरह से दफना देना, है ना, जैसे कि मुस्लिम लोग जो है दफना देते हैं। और तीसरी जो विधि थी उसके अनुसार क्या है कि शवों को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। देखिए इसके पीछे भी कोई ना कोई जो है राज रहा होगा कि क्यों कुछ शवों को जो है वो बाहर रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध में भी कुछ इस तरह का जो है वो बाहर खुले रखने का, उससे ये मानते हैं कि जो चील कौवे हैं उनको खाने के लिए भी जो है वो ज़रूरत होती, तो इसलिए उनके हिसाब से उनको रखा जाता था। और बचने के, हो सकता है कि वो बुरा आदमी रहा होगा, इसलिए एक मरने के पश्चात भी एक जो है रहा होगा कि ऐसे आदमियों को खुले स्थान पर रखा जाए, मांस खा लेंगे, उसके पश्चात फिर जो अस्थि पिंजर बच जाता था उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, खाने के पश्चात जो है जो पिंजर बच जाता था उसको दफना दिया जाता था। ये 3 तरह के जो है वो उसमें व्यवधान थे सबको और जो संस्कार करने के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ख्याल रखना है। तो ये इसी से रिलेटेड जो है वो पिक्चर्स भी हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर एक हारा हुआ व्यक्ति हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीतने की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। तो आप मुस्कुराते रहिए और अपने दुश्मनों को लगातार सताते रहिए। इसी आशा के साथ आप लोगों ने आज मुझे बड़े ध्यान से फिर से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो।